नमस्कार दोस्तों। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे, ये शकील जमाली का शेर है। और इस शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। मौजूदा जो हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, देश के हालात हैं, उन सब को लेकर के हमें आज देश के आज़ादी के 6 माह बाद ब्रिटिश संसद में दिए गए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तो विंस्टन चर्चिल के दिए गए ऐतिहासिक भाषण का जिक्र करना जरूरी है। उसकी याद आती है। हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज वही स्थिति है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। ये उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा था, जब भारत आजाद हो जाने के बाद। तो उन्होंने कहा था कि सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले, भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे। उनकी जुबां मीठी, दिल निकम्मे होंगे। वो सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और देश को खत्म कर देंगे। और वहां एक दिन ऐसा आएगा जब हवा और पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। और आज हम उनकी तमाम बातों को सच होते देख रहे हैं। और जब सच होते देखते हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि हम कहां हैं। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये हालत हो गई है। और इसी पर आगे मैं बढ़ता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसी पर कि भाजपा जनता की साझी विरासत के खिलाफ है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सामने आई है, वो ये सिद्ध करती है कि भाजपा की राजनीति जो है वो साझी विरासत के खिलाफ है और समावेशी, सहिष्णु और न्यायपूर्ण समाज के लिए संकट है। आरएसएस भाजपा का जो कट्टर हिंदुत्व है, उसके जो कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे में सिर्फ एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना ही उनका लक्ष्य है। और यही वजह है कि अब वो शिवसेना को भी, जो कभी उनकी साथी होती थी, बड़ा भाई कहते थे, उसे तोड़कर शिवसेना की सरकार बनवाने, यानी अपनी सरकार बनवाने और शिवसेना को खत्म कर देने की साजिश रच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। किसी को सत्ता चाहिए तो किसी को धन चाहिए, किसी को अपना धन बचाना है तो किसी को दूसरे को फंसाना है। कमोबेश इस तरह की राजनीति हो। बिकाऊ सांसद हैं, बिकाऊ विधायक हैं, बिकाऊ राजनेता हैं और बिकाऊ लोग हैं। ऐसी भारत की राजनीति हो। और जब यह राजनीति हो तो देश का बेड़ा गर्क होना तय है। और जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ऐसे समय में विंस्टन चर्चिल फिर याद आ जाते हैं। तो आज जो है संकट खड़ा हुआ है शिवसेना पर, जो शिवसेना बड़ा भाई है भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा हूं। आज इन्हीं संकटों के बीच में महाराष्ट्र की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और सीएम के इस्तीफे या विधानसभा भंग होने जैसे कयास लगाए जा रहे थे, वो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। मगर मीटिंग के अंत में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा, जरूर कहा, कि हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। उद्धव ठाकरे सरकार के 8 मंत्री इस मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे। उधर शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया कि संकट पर यह पहला जो बयान आया उद्धव ठाकरे का, उसको लेकर के। और व्हिप जारी करके उन्होंने कहा कि शाम को 5 बजे सभी विधायक मीटिंग में पहुंचे और जो नहीं पहुंचेगा समझा जाएगा कि वो शिवसेना में नहीं रहना चाहता है या शिवसेना में नहीं।
तो ये समझ लीजिए। अब जो कैबिनेट मीटिंग में जो मंत्री नहीं पहुंचे उनको भी जान लीजिए कौन है। एकनाथ शिंदे हैं, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, और शायद यदि जिद नहीं पड़ जाती विपक्षी दलों की तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। वो अपने किसी साथी को ही बनाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो बने। इसके अलावा गुलाब राव पाटिल हैं, दादा भूसे हैं, संदीपन भुमरे हैं, अब्दुल सत्तार हैं, शंभुराज देसाई हैं, बुच्चू कुड़ू हैं और राजेंद्र एद्रावकर हैं। तो ये लोग हैं। और वो कहते क्या है? तो इसके साथ में, इन लोगों के न पहुंचने के साथ में एक बात तो तय हो गई कि सरकार बहुत दिन की नहीं बची है। लेकिन क्या होगा ये भविष्य के गत में है। शिवसेना ने अपने जो विधायकों के लिए व्हिप जारी किया, उसमें 5 बजे सभी को बुलाया है कि वर्षा जो उद्धव ठाकरे का घर है वहां पर उन्हें मिलने आना है और वहीं मीटिंग होगी। जो नहीं आएंगे माना जाएगा वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। और बागी उधर दूसरी तरफ, बागी जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 46 विधायक है और वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आप समझिए, बाला साहब ठाकरे के पुत्र को दरकिनार करके वो उनके हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके साथ में एक मुस्लिम मंत्री भी है। तो आप समझिए कि ये खेल हिंदुत्व का नहीं है, सत्ता का है, सत्ता की भूख का है। हालांकि वो मंत्री थे लेकिन वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे। उद्धव ठाकरे से विधायकों की समस्या को लेकर जो चर्चा हुई लोगों की, उस पर गुवाहाटी में बैठे होने को लेकर कहा क्या गया। इस पर भाजपा शासित राज्य में एकनाथ शिंदे ने कहा क्या हम नहीं जा सकते हैं? उनका हमें कोई जबरन नहीं ले गया है, हम खुद गए हैं। जबकि हमने एयरपोर्ट पर देखा कि वो कैसे धकेल करके पुलिस सुरक्षा के बीच में किस तरीके से वो ले जाए जा रहे थे। शायद डरे धमके लोग थे जो भागे चले जा रहे हैं। आप भी। इसके बाद में आज मैं जिक्र करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मौजूदा कार्यवाहक हैं राहुल गांधी, वो आज अपनी पार्टी कार्यालय में पहुंचे थे और उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस चला रही है और युवाओं और सबके रोजगार की और देश की बातें कर रही है, वहीं पर राहुल गांधी आज अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और बता रहे थे ईडी का अनुभव। और उसमें उन्होंने ईडी के अपने अनुभव को बताया। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था। उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। इसी दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र की जो मौजूदा परिस्थिति है उसके जो परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व को अपनी ताकत की पहचान कराई। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है और सारी चीजें हो रही। तो गहलोत ने कहा, देश की दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, देश की दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज ये पूरा मुल्क चल रहा है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसको हमें समझना पड़ेगा और इसका मुकाबला कैसे करें। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेली कुछ नहीं कर सकती। जनता को सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और सत्य कांग्रेस के साथ में, क्योंकि कांग्रेस की प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल इस संविधान के साथ में मिले हुए हैं।
और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कांग्रेस के जो प्रोग्राम पॉलिसी या प्रिंसिपल है वो, और जो देश के स्थिति है हमारी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातीय वर्गों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, इन सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो आज तक 70 साल तक कांग्रेस चलती गई। इतने देश एक रहा, अखंड रहा, पाकिस्तान की तरह तानाशाही शासन नहीं आया। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, अरे आप क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाओगे? इनकी 7 पीढ़ी आ जाएगी तो ही कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा। ये कांग्रेस और देश की जो भावना वो एक सी है। ठीक है, सत्ता में आए नहीं आए अलग बात है, उसमें कई कारण होते हैं। कि करीब 2 साल पहले उनके राज्य में कई कांग्रेसी विधायकों को बगावत करने के समय उनके साथ मौजूद रहे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी, लेकिन कोई नहीं गया, कोई नहीं माना, क्योंकि वो सच्चे और ईमानदार थे, विचारधारा के साथ जुड़े थे। गहलोत ने कहा कि एमपी में 35-35 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है कांग्रेस सरकार गिरवा करके भाजपा सरकार बनवाने में। हम जो बार बार कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कब्जा कर ली गई। एक एक विधायक 35-35 करोड़ रुपए में सौदा हो गया। गहलोत ने कहा कि होटल में रहने के दौरान राजस्थान के अंदर 10-10 करोड़ रुपए बढ़ चुके थे। बाद में पता चला क्या हुआ। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे राजस्थान के विधायक 34 दिन तक मेरे साथ रहे, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं बोले। बाहर निकलते ही पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन तब भी कोई नहीं माना। और राज्यसभा चुनाव में भी आपने देखा कि हमारे विधायकों ने किस तरह ईमानदारी से कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े होने का साहस दिखाया। तो समझिए कि यह वक्त था, और इस वक्त में सारे यही बता रहे हैं। चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास वोट की कमी थी और उसने वोट का खेल खेला, क्योंकि उनके पास में, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, कि कोई समावेशी वो नहीं है, और उनके यहां सहिष्णुता भी नहीं है, समावेशिता भी नहीं है, न्यायपूर्णता भी नहीं है, और सामाजिक न्याय की तो बात आप करना भूल ही जाइए। तो जब यह स्थिति हो तो उस स्थिति में आपको ये देखना होगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए यह कहकर प्रचार कराया कि देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति का हम उम्मीदवार दे रहे हैं, राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला दे रहे हैं। आप समझिए, लोगों को गर्व होता है। मीडिया जो गोदी मीडिया है, चारण मीडिया है, उसके जरिए फैलाया गया कि कितनी महान है, उनके पति और बेटे की मौत के बाद भी वो किस तरह जूझ रही हैं और किस तरह कर रही हैं। निश्चित रूप से होंगी, मैं नहीं इस पर कोई कमेंट करता हूं, लेकिन मैं उनके सार्वजनिक जीवन की बात करूं। आदिवासी भले ही उतने शिक्षित हो न हो नहीं पता, मगर समझदार बहुत है। कौम की नहीं, एक शख्स की तकदीर बदलने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, और इसके जरिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स संतुष्ट करने की कोशिश की है। इस बात को आपको समझना होगा। भाजपा में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को हमें दलितों और आदिवासियों के साथ हिंदुत्व की इस नई तेज होती जा रही अंतःक्रिया को समझना होगा। हमें दलित और आदिवासी अस्मिता की गति को, विज्ञान को समझना होगा। आपको याद होगा, पिछला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया था, इत्तेफाक से वो मेरे मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर ही उनका घर। हम उनके बारे में जाने कब से जानते थे। कहा गया दलित राष्ट्रपति बना रहे हैं, ठीक है। कहा गया कानपुर से, उत्तर प्रदेश से हम बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। 5 साल वो राष्ट्रपति रहे,
उनके राष्ट्रपतित्व काल में हर विवादित फैसला उनके समय में हुआ जो देश को, संविधान को, लोकतंत्र को नष्ट करने वाला। कानपुर का क्या भला हुआ? कानपुर को क्या दिया? राष्ट्रपति के कारण कानपुर को कुछ नहीं मिला। कानपुर बेहाल है, बेरोजगार है, बदहाल है, सारे अवगुण कानपुर में मौजूद। और यही नहीं, स्थिति तो यह भी है कि कानपुर में जो बेहाली है, उनके वो अपने आप को दलित और सामान्य बताते थे, और उनके कानपुर की यात्रा के दौरान एक जो है महिला उद्यमी थी, वो बेचारी कार में फंसे फंसे मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि रास्ता नहीं दिया गया। वीआईपी कल्चर चाहिए था साहब। उस वीआईपी कल्चर में मार डाला गया कानपुर के एक नागरिक को, एक महिला को इस व्यवस्था ने मार डाला। इसके बाद वो कोरी बिरादरी से आते हैं, हालांकि कोविंद लिखते हैं, लेकिन कानपुर में वो कोरी लोग कोरी ही लिखते हैं, और वो कोरी बिरादरी से आते हैं। कोरी बिरादरी का क्या भला हुआ, ये किसी भी कोरी से वहां पूछ, किसी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो यही है व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स और आत्मसंतुष्टि। तो वोट बैंक को साधना था, दलित वोट बैंक को साधना था, इसलिए यह किया गया। अब इसी को लेकर के एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक चिंतक हैं राघवेंद्र दुबे भाऊ, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया और तथ्यों के साथ उठाया। उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के राज्यपाल रहते तमाम आदिवासियों को माओवादी करार देकर फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया, मगर वो मौन थी। हजारों नक्सली बता करके हजारों आदिवासियों को जेल में ठूस दिया गया, मगर वो मौन थी। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल लाकर आदिवासियों की जमीन हड़पने की शुरुआत हुई, मगर वो मौन थी और हर फैसले पर साइन कर रही थी। मोमेंटम झारखंड के नाम से आदिवासियों की जमीन को देसी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपने के लिए 210 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए, जिन्हें एमओयू कहते हैं, किए गए, मगर वो चुप थी। तब भी द्रौपदी मुर्मू चुप रही। चुप ही रहने की और सरकार से निर्देशित होने की उनकी इस दुर्लभ योग्यता ने उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की आंख में चढ़ा दिया और वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से, एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बना दी गई। सवाल यह है, क्या एक द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने से अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासियों, जल, जमीन, जंगल की तमाम लड़ाइयां क्या और समस्याओं का हल हो जाएगा? न्याय संगत समाधान निकल जाएगा? अगर नहीं तो क्या आदिवासी इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें किसी द्रौपदी मुर्मू का भाजपा के कट्टर हिंदुत्वकरण के एजेंडे में शामिल कर लेना नहीं समझा जाएगा? वे इतने कम पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि कौम की एक शख्स की तकदीर बदलने की कोशिश से उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स संतुष्ट हो जाएगी। इसी को लेकर के एक राजनीतिक चिंतक और विचारक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, डॉक्टर सीपी राय, वो एक चीज कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान रहते द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते किस तरह हर जगह सब कुछ ताक पर रख दिया, आरएसएस की झोली भरी। यह भी सत्य है कि भारत का राष्ट्रपति केवल भारत के सार्वभौमिकता का प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का प्रतीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है और दुनिया में वो एक राष्ट्राध्यक्ष होता है जो संपूर्णता से भारत का परिचायक होता है, शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान, सब कुछ। और द्रौपदी मुर्मू इन सभी मामलों में 5% भी खरी नहीं उतरती हैं। तो बताइए, ऐसा राष्ट्रपति बनाकर हम क्या करने जा रहे हैं? यह भी सच है कि आरएसएस लगातार 50 साल तक अपने सपने को साकार करने की बेचैनी में भाजपा के जिम्मेदार और भविष्य के लिए जवाबदेह शासन देने में विफल रही है। वो केवल चुनावी मशीन बन चुकी है। उसका कोई फैसला राष्ट्र या गणराज्य के लिए नहीं बल्कि आने वाले अगले चुनाव को प्रभावित करने तक ही सीमित होता है। सवाल यह है, क्या विपक्ष ने कोई मजबूत विकल्प दिया, मजबूत चुनौती पेश की जो उसे वोट देने को मजबूर कर जाता,
जब विपक्ष ने ममता बनर्जी को मौका दिया था तो वह लीडरशिप साबित कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या तो अस्पताल में है या फिर ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ममता के हाथ में कमान थी, लेकिन वो अपनी लीडरशिप उस तरह साबित नहीं कर सकी। यह भी सब अब यहीं पे हम आ जाते हैं कि जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित रूप से चिंतादायक है। नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में बेरोजगारों की संख्या 90 करोड़ पहुंच गई है। बेरोजगारी दर लगातार तेज रफ्तार से दौड़ रही है, आगे बढ़ रही है। देश में आत्महत्याओं का दौर तेजी से बढ़ा है। 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच चुके हैं। मध्यम वर्ग सिमटता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर रोटी खिला रहे हैं। थोक महंगाई दर 15% के ऊपर चली गई है और घरेलू आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ऐतिहासिक रूप से महंगी हो गई हैं और पिछले 8 सालों के मुकाबले हर चीज की कीमत 2 गुना से 3 गुना हो गई है, मगर लोगों की आमदनी आधे से भी कम हो गई है। रुपया ऐतिहासिक रूप से टूट गया है और भारत देश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, राज्यों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो जब देश इस बर्बादी की स्थिति में हो तो आप क्या कहें? और वो चिंता का विषय। राहुल गांधी ने इसी को लेकर के कहा कि सरकार को देश की चिंता नहीं है, देश के युवाओं की चिंता नहीं है, उसे तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उसे कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना है, झूठे मुकदमे डालने हैं, उन्हें डराने की कोशिश करनी है। लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है और उसके नेता भी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि डरते वो हैं जो कायर और चोर होते हैं। हमारे यहां बहादुर और ईमानदार लड़ने वाले लोग, हम आंदोलन है। यह स्थिति सुनिए आप भी राहुल गांधी ने क्या कहा तमाम विषयों में, किस तरह से जो है ईडी में उन्हें डराने की कोशिश की गई और उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। एक बहुत अच्छी चीज है जो कही अशोक गहलोत ने, आप क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाओगे, इनकी 7 पीढ़ी आ जाए तो भी एक साथ मिलकर कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सकते। कांग्रेस और देश की भावना एक सी है। तो यह स्थिति है जब तक, लेकिन उन्होंने सवाल भी एक किया कि जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेले क्या करेंगी, कुछ नहीं कर सकती हैं। जनता को भी साथ देना होगा, सत्य का साथ देना होगा और सत्य कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस की योजना, नीतियां और सिद्धांत संविधान से मिले हुए हैं और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इनकी साजिशों से बचना पड़ेगा। और यदि आप इनकी साजिशों से बचेंगे नहीं तो आप फंस रहेंगे और फंसते रहेंगे। तो यही स्थिति है। और इसके साथ मैं अपना चर्चा समाप्त करूं, निश्चित रूप से कहूंगा कि जनता को खड़ा होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा शेर है, अलविदा के बहाने वो गले मिलकर लौट जाएं इस सर्दी में, फिर उसी साजिश के इंतजार में हूं। तो वो साजिश करते रहते हैं आपसे गले मिलकर और आप शिकार हो जाते हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, और अंततः आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, आपकी बेटियों का भविष्य बर्बाद होता है, आपके देश का भविष्य बर्बाद होता है और खुद आप बर्बादी में जाते हैं। तो आप सही के साथ खड़े होइए। 15 मई 2022 को उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी। आरएसएस और बीजेपी के विभाजनकारी विचारधारा और नीतियों के खिलाफ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर
जो समाज को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया कि 2 अक्टूबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। बीजेपी का जवाब क्या है? मोदी सरकार का जवाब क्या है भारत जोड़ो यात्रा का? जब कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगे हुए हैं राहुल तोड़ो। ये षड्यंत्र है। सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो, और कांग्रेस कह रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में 2 अक्टूबर से कांग्रेस संगठन निकलेगा। ये सत्य के साथ खड़े होइए और ईमानदारी से लड़ें। कैसे? क्योंकि कांग्रेस के साथ यदि आप खड़े नहीं होंगे तो कांग्रेस लड़ेगी किससे? कांग्रेस तो लड़ रही है लेकिन आप साथ नहीं दे रहे, इसलिए वो सही परिणाम नहीं दे पा रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।